वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस क्लास 10th बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस जो फर्स्ट चैप्टर है उसको देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट प्रोसेस आपको क्लास 10th के सिलेबस में है न्यूट्रिशन, उसको पढ़ रहे थे। वहाँ हम लोग न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग प्लांट्स के बारे में, यानी हम लोग पढ़े भी थे एग्जाम्पल में, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। सो हम लोग प्लांट्स में ही देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है। और फोटोसिंथेसिस में हम लोग फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को समझे थे। फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में हम लोग बात किए थे, और ये भी जाने थे लास्ट टाइम कि इसके तीन जो इसेंशियल इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। उस इवेंट्स को एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। पहला इवेंट्स तो हम लोग ये समझे थे कि क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरा इवेंट्स था कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इन चीज़ों से आगे आज हम लोग देखेंगे। जो टॉपिक है आज रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किन किन फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट है, किन किन फैक्टर्स के द्वारा ये अफेक्टेड होता है, जिसमें चार फैक्टर्स जनरली आप लोग भी जानते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो इसमें हम लोग क्लोरोफिल के साथ क्लोरोप्लास्ट को पढ़ लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट देखने के समय हम लोग स्टोमेटा को भी पढ़ लेंगे। पहला हम लोग अभी क्लोरोफिल को देखते हैं, है ना। क्लोरोफिल जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक पिगमेंट है, हरे कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट है, इस वजह से इसका नाम क्लोरोफिल है भी। क्लोरोफिल जिस तरह से आप जब पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ हीमोग्लोबिन का चर्चा आप के सामने रखा जाएगा। हीमोग्लोबिन असल में आयरन पिगमेंट है। उसी तरह से प्लांट में अगर क्लोरोफिल को देखा जाए तो ये मैग्नीशियम पिगमेंट है। तो जो नोटेबल पॉइंट्स था, प्लांट्स कॉन्टेन मैग्नीशियम पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड्स, है ना। प्लांट में क्लोरोफिल और कैरोटीनोइड्स टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल जो है ना मैग्नीशियम पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें कंपोनेंट मैग्नीशियम होता है। दीज पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो दीज पिगमेंट्स दैट मीन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड के बारे में बात कर रहा है, ये पाया कहाँ जाता है प्लांट में? प्लांट के होल ऑफ द स्ट्रक्चर में पाया जाता है, पार्ट्स में पाया जाता है, या फिर कुछ इसका स्पेशल लोकेशन है? तो उस स्पेशल लोकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, और ये स्पेशल लोकेशन उसका होगा क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ जाता है? तो ये असल में क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो प्लांट में तो डिफरेंट पार्ट्स में, चूंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, तो डिफरेंट पार्ट्स में सेल पाए जाएंगे। तो क्या सभी सेल में ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे? तो इसके लिए आंसर आता है कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का उसमें पाया जाएगा, और मेनली ये लीफ में पाए जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा गया सेकेंड पॉइंट ये है, दीज पिगमेंट्स फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट विच आर सेल ऑर्गेनेली। ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट खुद एक सेल ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ऑफ लीव्स। जनरली लीव्स में पाए जाते हैं। बार बार हम ये भी बता दें कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज के फॉर्म में कि एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट क्या है, तो आपको सिर्फ लीव्स से आंसर नहीं करना होगा, आपको बताना होगा क्लोरोप्लास्ट है एक्चुअल साइट। और जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम लोग थैलेक्वाइड को भी देखेंगे, जो स्टैक्ड स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड होता है। उस थैलेक्वाइड के अंदर असल में क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड्स पाया जाता है। मेनली क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ट्रैप करने का फंक्शन करता है। ये क्लोरोफिल कई तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई होते हैं। मेनली क्लोरोफिल ए का फंक्शन है कि वो विजिबल लाइट्स को ट्रैप करे और सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस में मदद करे, है ना। अभी कुछ स्ट्रक्चर्स है, जैसे पहले हम लोग लीव्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। लीव्स का क्या एक एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसको हम लोग समझते हैं। जब लीफ के किसी भी लीफ को अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, दैट मीन्स उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने का कोशिश करते हैं, तो उसमें किन किन पार्ट्स को देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको फिगर के नीचे दिखलाया गया है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लीफ, सॉरी क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में दैट मीन्स कि जब इसका क्रॉस सेक्शन करके और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो किन किन स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख पाएंगे, एक एक करके हम लोग देखते भी हैं। सबसे ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होता है, जो कि काफ़ी स्मूथी लेयर होगा। आप जब लीव्स को टच करते हैं ना, तो उस समय काफ़ी स्मूथी लेयर भी आपको टच में आता है। ये स्मूथी लेयर असल में देख रहे हैं यहाँ पर क्यूटिकल लिखा गया है ना। फर्स्ट लेयर एक क्यूटिकल है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वैक्सिंग लेयर होता है।
उसके बाद का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो प्लांट्स में अगर इस तरह से लीव्स है तो ये अपर सरफेस होगा और ये लोअर सरफेस होगा। तो अपर सरफेस में अपर एपिडर्मिस पाए जाएंगे और लोअर सरफेस में लोअर एपिडर्मिस पाए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ आपको दिखलाया जा रहा है अपर एपिडर्मिस और नीचे में सेम सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिखलाया जा रहा है लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ये जो सेल आपको दिखाया जा रहा है इस सेल में दो तरह के मेनली सेल पाए जाते हैं। असल में इसको स्पंजी सेल के नाम से भी हम लोग स्पंजी मीजोफिल के नाम से जानते हैं। वैसे ये मीजोफिल दो टाइप का होता है। आप देखिए यहाँ पर आपको दो टाइप का स्पंजी सेल ये मीजोफिल सेल दिखलाया भी जा रहा है, पैलेशिड एंड स्पंजी। पैलेशिड के बारे में अभी वैस्कुलर बंडल सीथ है आपका। पहले तो एक एक करके हम लोग देख लें। अपर एपिडर्मिस के बाद का जो लेयर है इसमें दो तरह के सेल पाए जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, काफ़ी डेंस स्ट्रक्चर है नहीं, दिखने में डेंस होगा क्योंकि सेल को ड्रॉ करना होता है। तो इस बीच में दो तरह के पैलेसिड होंगे, पैलेसिड मीजोफिल सेल होंगे एंड स्पंजी मीजोफिल सेल होंगे, है ना। और बीच में एक स्ट्रक्चर और हम लोगों को दिखेगा जो वैस्कुलर बंडल सीथ के नाम से जाना जाएगा। वैस्कुलर बंडल है असल में, और ये लगता है कि एक सीथ और कवर्ड किया हुआ पूरा का पूरा बंडल है ये वैस्कुलर बंडल, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो ये वैस्कुलर बंडल सीथ होगा जो आपको ब्लैक कलर से यहाँ दिखलाया जा रहा है। और इसके बीच में दो अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। आप जानते हैं ना, वैस्कुलर बंडल कलेक्टिवली जाइलम और फ्लोएम को बोला जाता है। तो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम देखेंगे। जाइलम का फंक्शन आपको खुद पता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और फ्लोएम का फंक्शन है कि ये फूड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, सिंथेसाइज्ड फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसमें ये मदद करता है। लोअर एपिडर्मिस आपको दिखला ही दिया गया। और अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा देखने को मिलेगा। मेनली अपर सरफेस पर स्टोमेटा देखने को मिलता है, और स्टोमेटा जो है एक्सचेंज ऑफ गैस में मदद करता है। तो ये एक फिगर है जो कि लीफ के क्रॉस सेक्शन को आपको दिखला रहा है। फिगर में कई बार आपको बताया, और बायोलॉजी में खास करके आपको डायग्राम से आंसर करना होता है जनरली। तो डायग्राम का जो हम लोग बनाने का जो तरीका है उसको भी समझें। तो डायग्राम के नीचे जिस तरह का डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका आप स्पष्ट नेमिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे। और लेबलिंग में एक चीज़ ध्यान रखना है, लेबलिंग राइट साइड में आपको करना है, टोटली राइट साइड में लेबलिंग करना है। ये सराउंडिंग पार्ट्स में हम लोग कर देते हैं, वो नहीं करना है, राइट साइड में करना है। फिर नेक्स्ट फिगर अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट का, चूंकि आप देख रहे हैं ना कि सेकेंड लाइन में ही आपको बताया गया दीज पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, दैट मीन्स कि क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी बताया गया कि क्लोरोप्लास्ट चूंकि एक सेल ऑर्गेनेली है इसलिए सेल में पाए जाएंगे, और सारे के सारे सेल में नहीं, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वहाँ पाए जाएंगे, और मेनली लीव्स में पाए जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, थोड़ा सा कंपेरिजनल कंसेप्ट को समझें तो आप देखेंगे ना, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उसी तरह से प्लांट में जो है ना क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ जो है ना एनर्जी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, एटीपी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ना, क्रेब्स साइकिल वगैरह में, क्रेब्स साइकिल वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। उसी तरह से यहाँ हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो एक्चुअल साइट है सेल के अंदर वो है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर का यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर लाइन आपको आउटर मेम्ब्रेन शो कर रहा है, और इनर लाइन जो है ना आपको इनर मेम्ब्रेन शो कर रहा है। इसको कट करके दिखलाया गया, इसका भी क्रॉस सेक्शन किया गया है। अब इसके इनसाइड तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसमें एक स्टैक्ड स्ट्रक्चर है, थक्का लगा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं। और थैलेक्वाइड जो है दैट मीन्स स्टैक्ड स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, और जिस स्ट्रक्चर से ये जुड़े होते हैं, जिस पाइपलाइन स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं ये, वो असल में लैमेली कहलाता है ना, वो लैमेली कहलाएगा। और इस बीच में थैलेक्वाइड्स के बीच में जो फ्री स्पेस होगा उस फ्री स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा का भी फंक्शन है, इसमें फंक्शन ये है कि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस को आगे पढ़ने वाले हैं तो फोटोसिंथेसिस में देखेंगे कि पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है लाइट बेस्ड मैकेनिज्म और दूसरा है डार्क लाइट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, दैट मीन्स लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन टोटली थैलेक्वाइड के अंदर होता है, और इसका वजह यह है थैलेक्वाइड में ही असल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर अब क्लोरोफिल पाया जाता है, सॉरी। अभी फिर से कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए कि क्लोरोफिल है क्या। क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम कॉन्टेनिंग पिगमेंट है, और ये पाया जाएगा प्लांट सेल में। प्लांट सेल में कहाँ पाया जाएगा, तो जनरली एक
इमेजिनेशन करने लगते हैं हम लोग कि ये लीफ में पाया जाएगा, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट, और मेनली ये मोस्टली ये लीव्स में पाया जाएगा। और लीव्स में भी कहाँ पाया जाएगा, तो उसका सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट चूंकि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है तो उसके अंदर भी स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो कि स्टैक्ड स्ट्रक्चर थैलेक्वाइड के नाम से डिस्क्वाइड शेप्ड होता है, तो उसके अंदर पाया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर एक्चुअल साइट ऑफ क्लोरोफिल देखा जाए तो वो थैलेक्वाइड है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, जो कि मेसोफिल सेल में पाया जाता है। तो इस थैलेक्वाइड के अंदर ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड और पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनेली है। तो इस थैलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, और इस क्लोरोफिल के वजह से चूंकि थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है तो लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल में होगा, है ना। ये आप एमसीक्यूज के लिए ये सब चीज़ आपको डीपली बताया जा रहा है कि लाइट रिएक्शन लाइट बेस्ड मैकेनिज्म और रिएक्शन जो होगा वो थैलेक्वाइड के अंदर होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो क्लोरोफिल जो है वो थैलेक्वाइड के अंदर होता है। और फिर जो डार्क रिएक्शन होगा, दैट मीन्स सेकेंड और फिनिशिंग रिएक्शन जिसको कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का, वो एस्ट्रोमा में होगा, दैट मीन्स आउट ऑफ द थैलेक्वाइड। और जब थैलेक्वाइड के आप बाहर जाते हैं तो मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जिसको हम लोग एस्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है नहीं, कई बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन कि आपको कई बार 2 मार्क्स में पूछ दिया जाएगा कि गार्ड इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछ देगा, कई बार क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स के बारे में पूछ देगा, है ना, एस्टोमेटा के बारे में पूछ देगा। और इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग डायग्राम से आंसर करते हैं तो फुल मार्क्स मिलता है और आंसर भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ देखें हम लोग स्ट्रक्चर में थैलेक्वाइड से थैलेक्वाइड को जोड़ने का जो स्ट्रक्चर है वो लैमेली कहलाता है, और फिर इन दोनों के अलावा जो मैट्रिक्स होगा इसके अंदर वो एस्ट्रोमा कहलाएगा। अब 2 बात यहाँ पर हम लोग समझेंगे। एक तो ये कि लाइट रिएक्शन जो है, लाइट बेस्ड रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का, वो थैलेक्वाइड के अंदर होता है, और दूसरा डार्क रिएक्शन जो है आउट ऑफ थैलेक्वाइड, दैट मीन्स एस्ट्रोमा में होता है। अब इन चीज़ों को आपको नोटबुक में एंट्री भी करना होगा, है ना, कि क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल के बारे में आपको बताया गया, कुछ लाइन क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखना होगा, और फिर थैलेक्वाइड का क्या फंक्शन है उसके बारे में, है ना, लैमेली क्या करता है या किस तरह का स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा में क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे। यहाँ एक जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स दिखलाया गया है, इससे आपको ये पता चलेगा कि लीव्स का स्ट्रक्चर ये है, और इसी के मेसोफिल सेल में हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, इस लीव्स के जो सेल होते हैं उसके मेसोफिल सेल में हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर आप देखें, कई जगह फ्री स्पेस है ना, ये फ्री स्पेस का होना भी काफ़ी जरूरी है। फ्री स्पेस का होना इसलिए जरूरी है, आप जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैस होना जरूरी होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होना जरूरी होगा। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेगा, ऑक्सीजन आउट कर देगा, एक्सहेल कर देगा। तो ऐसे में फ्री स्पेस का होना और वहाँ एयर का स्टोर होना जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस आसानी से हो सके, इसके लिए मेसोफिल सेल स्पंजी नेचर का होता है। आगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ लिखते हैं ना। हम लोगों को जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखना होगा उन चीज़ों को यहाँ नोट किया गया है। अभी आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियर भी कर दें। एक चीज़ जो अभी बता रहे थे जिसको आप नोट भी कर लीजिए, लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का लोकेशन क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये ग्रीन पार्ट्स में पाया जाएगा, है ना, इसलिए पहले लिखा गया प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट मेनली लीफ, है ना। उसके आगे बढ़ें तो लीफ में कई तरह के, जैसे अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहे थे तो उसमें आप देख रहे थे एपिडर्मिस है, अपर एंड लोअर, है ना। उसके बाद मेसोफिल सेल है, उसके अंदर आप देख रहे थे कि बंडल है, वेस्कुलर बंडल, है ना, उस सीथ के अंदर है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। सब शेल है ना, टिश्यू के फॉर्म में है, सेल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारे सेल जिसमें ये क्लोरोफिल पाए जाएंगे तो वहाँ होता है कि नहीं? मेसोफिल सेल में मेनली ये पाए जाते हैं, ये स्पंजी नेचर के होते हैं, मेसोफिल सेल, है ना। उस मेसोफिल सेल के अंदर जब सेल के अंदर जाएंगे तो सेल ऑर्गेनेली ही होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट मिलता है जो कि सेल ऑर्गेनेली है। और उस क्लोरोप्लास्ट का जब क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो फिर देखा जाता है स्टैक्ड डिस्क्वाइड और फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग थैलेक्वाइड कहते हैं, और उस थैलेक्वाइड के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये एक आप लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल आप देख रहे हैं, स्पष्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में अगर हम लोग लिखे तो एक तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ना, वेल लेवल डायग्राम आपको बनाना है, और उसी के साथ कुछ उस डायग्राम के बारे में आपको लिखना भी होगा। तो ये पॉइंट्स है, जैसे इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, है ना,
फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिख देते हैं कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, चूंकि इसमें भी आप लोग स्ट्रक्चर में देख भी रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। इट कंटेन्स मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स आर नोन एज थैलेक्वाइड। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं। अगला लिखा गया थैलेक्वाइड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लैमेली, और ये जो थैलेक्वाइड है ना, अब देख रहे हैं स्ट्रक्चर में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, ये लैमेली के द्वारा कनेक्टेड होता है। उसके आगे लिखा गया मैट्रिक्स मटेरियल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर जो है ना चिपचिपा द्रव पदार्थ होगा, और ये द्रव पदार्थ जो है ना स्ट्रोमा कहलाएगा। फ्री स्पेस है ये कहीं ना कहीं, और जिसमें मैट्रिक्स सब्सटेंस पाए जाते हैं। आगे थैलेक्वाइड के बारे में लिखा गया कि थैलेक्वाइड इज अ साइट ऑफ लाइट डिपेंडिंग रिएक्शन। ये अभी हम बता रहे थे फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में पढ़ना है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए जो साइट माना जाएगा वो थैलेक्वाइड माना जाएगा, और उसी तरह से स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, और स्ट्रोमा जो होगा इसका जो मैट्रिक्स होगा जिसमें डार्क रिएक्शन होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है एंड डार्क रिएक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस के दोनों प्रोसेस को देखने से पहले रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग पहले क्लियर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम अभी जान रहे हैं। लैंड प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, है ना। जो भी अर्थ पर होने वाला प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। वेयर इज एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर, जबकि जलीय पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब करके कंप्लीट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स थ्रू एस्टोमेटा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का जब एब्जॉर्प्शन होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करेगा प्लांट्स, तो एक क्वेश्चन आएगा ना कि फिर किस स्ट्रक्चर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा, और फिर फोटोसिंथेसिस में बने ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देगा, आउट करेगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स थ्रू एस्टोमेटा, एक स्ट्रक्चर एस्टोमेटा है जिसके बारे में आइसोलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहा कि एस्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, रंध्र हिंदी में इसको कहा जाता है। एस्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और खास करके कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक भी होगा। विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, है ना, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? सरफेस ऑफ लीव्स पर प्रेजेंट होगा। अब एस्टोमेटा क्या है तो उसके बारे में लिखा जा सकता है द न्यूमेरस टिनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। बहुत संख्या में जो सरफेस ऑफ लीव्स पर उपलब्ध होगा, प्रेजेंट होगा, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होंगे। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस के लिए करता है एस्टोमेटा? तो वो अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, उसके लिए तो करना ही है। फिर रेस्पिरेशन भी देखेंगे। हाँ, प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है, ऐसा कंसेप्ट आप लोग डेवलप नहीं कर लीजिए कि वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ लेता है प्लांट ऑक्सीजन भी लेता है, जो कि रेस्पिरेशन में जनरली हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दिया जाता है। तो यहाँ फिर रेस्पिरेशन भी होगा, तो रेस्पिरेशन में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एस्टोमेटा पार्टिसिपेट करेगा। एंड ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन के लिए भी एस्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना वो पार्टिसिपेट करेगा। ये ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन ट्रांसलोकेशन क्लास 8 में आपको पढ़ा दिया जाता है। वैसे ट्रांसपीरेशन समझ लीजिए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर और इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। दैट मीन्स वाटर का जो लॉस है प्लांट्स के थ्रू, उसके पत्तियों के द्वारा, प्लांट्स में उनके पत्तियों के द्वारा, वो ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ये ट्रांसपीरेशन के लिए भी एस्टोमेटा रोल प्ले करता है। एस्टोमेटल ओपनिंग करके वाटर को वेपराइज करता है, तो वहाँ भी ये रोल प्ले करेगा। अब एस्टोमेटा का एक शॉर्ट स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ये मेसोफिल सेल के एपिडर्मिस पर उपलब्ध एस्टोमेटा होगा, और ये एस्टोमेटा में जो स्ट्रक्चर मेनली हमको पढ़ना है वो है गार्ड सेल, है ना। गार्ड सेल ही इसके क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिखलाया गया है, एपिडर्मिस दिखलाया गया है, कुछ मेसोफिल सेल्स भी इसके इर्द गिर्द दिख रहा है। एस्टोमेटल ओपनिंग के बारे में आपको यहाँ दिखलाया गया, तो 3 स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर नेमिंग किया गया है, लेवलिंग किया गया है, एपिडर्मिस, गार्ड सेल एंड एस्टोमेटल ओपनिंग। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग। एस्टोमेटल क्लोजिंग एंड ओपनिंग आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स, है ना।
एस्टोमेटा का जो क्लोजिंग और ओपनिंग है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो गार्ड सेल के द्वारा रेगुलेट होगा। गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम thereby causing the stomatal pore to open। जब गार्ड सेल में वाटर जाएगा दैट मीन्स वो टर्जिड हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, है ना, तो उस समय एस्टोमेटल ओपनिंग जो है वो आपको दिखेगा। इसी के साथ क्लोजिंग कैसे होता है उसको भी समझिए। गार्ड सेल shrink when water flows out of them thereby causing the stomatal pore to close। और जब गार्ड सेल से वाटर रिलीज हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में वो श्रिंक कर जाएगा, गार्ड सेल जो है ना श्रिंक कर जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक करेगा तो एस्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, एस्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। अब इन एस्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को भी देखते हैं हम लोग। कई बार नेचुरली ऐसा होता है कि प्लांट जब इमरजेंसी में होता है ना, प्लांट्स के साथ जब एडवर्स कंडीशन होता है तो एस्टोमेटा कई रोल प्ले करते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो प्लांट्स के पास तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसपिरेशन रेट को स्लो डाउन करता है, और ये क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटल पोर के द्वारा होता है। और जैसे ही ये क्लोज होता है दैट मीन्स अब वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्लांट को ऑलरेडी जो है ना पानी के स्कार्सिटी को फेस करना पड़ रहा था। तो इसके कमी को, वाटर के कमी को रोकने के लिए एस्टोमेटा को क्या होना पड़ा, क्लोज होना पड़ा। अब जैसे ही एस्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो एक चीज़ सामने आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक हो रहा था फ्रॉम एटमॉस्फेयर वो नहीं हो पाएगा, और ये फोटोसिंथेसिस हमारा स्लो डाउन। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि 4 फैक्टर है, इसी 4 फैक्टर्स पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स पर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया जाता है, इसको आप समझिए। 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये चारों फैक्टर्स आपके सामने क्लोरोफिल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट है। ये तो फैक्टर्स हैं ही जो कि क्लोरोफिल के लिए इसेंशियल हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल फैक्टर्स में एस्टोमेटा का भी रोल है। एस्टोमेटा अगर इमरजेंसी में प्लांट्स को सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वाटर को अगर क्लोज हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में लॉस ऑफ इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर जो है नहीं हो पाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा तो इसेंशियल फैक्टर्स का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगा, और इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ता है। उसको हम लोग देखेंगे भी। नेक्स्ट 2 फैक्टर और भी है, जैसे वाटर एंड सनलाइट। तो वाटर के बारे में लिखा गया कि वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, तो आंसर आता है रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब होगा, और ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व होगा, वाटर यूज़ किया जाएगा, और इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी। एक चीज़ को समझ लें, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड है, हमारे बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, ब्लड है एनिमल्स के बॉडी में। जबकि प्लांट्स में सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाटर के पास है। दैट मीन्स वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होता है। सम मिनरल साल्ट्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ बहुत सारे मिनरल साल्ट्स हैं जिसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि इसेंशियल है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट फेज में। इसी तरह से वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यू इन ऑल डायरेक्शंस अप टू लीव्स, है ना। प्लांट्स में अगर देखें तो वाटर का कोई डायरेक्शन है क्या, कोई डेफिनिट डायरेक्शन होगा जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एक फैक्ट डेफिनिट है कि वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा टिप ऑफ द प्लांट तक, टॉप ऑफ द प्लांट तक, ये तो सही है। लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में वाटर का रिक्वायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट जिस तरह से होगा, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में वाटर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टिश्यू वैस्कुलर बंडल के रिस्पॉन्सिबल हैं वो जाइलम है, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। अब सनलाइट के बारे में देख लें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, कहा कि ये भी काफ़ी आवश्यक कारक है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या बाकी 3 नहीं थे, वो भी इसेंशियल फैक्टर्स ही थे। अब यहाँ पर सनलाइट इतना इसेंशियल इसलिए हो जाता है कि इन तीनों के अवेलेबिलिटी के बाद, जब चूंकि ये मेटाबॉलिज्म है और ये लिविंग प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसे में एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो सनलाइट ही कंप्लीट करेगा।
तो यहाँ लिखा गया दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट रीचेज द अर्थ, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट अबाउट 1% इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका यह मतलब है कि सनलाइट जो है ना पृथ्वी पर जो आता है, अर्थ सरफेस पर जो सनलाइट पहुंच पाता है, जितना अमाउंट पहुंच पाता है उसका सिर्फ 1% ही रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। दैट मीन्स ये हमारा जो ग्रीन प्लैनेट है जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, तो जितना भी लाइट आता है, दैट मीन्स ऐसा हम लोग मान लें कि 100 जूल अगर लाइट एनर्जी हमारे अर्थ पर आ रहा है तो उसका केवल 1 जूल एनर्जी ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंस पर जब हम लोग जाएंगे ना तो पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस सर्वाइविलिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड ऑन अर्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कारण है कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स भी है, और प्रोड्यूसर्स है इसका ये मतलब हो गया कि हमारे लिए एनर्जी का फॉर्मेशन यही करता है। और सोलर एनर्जी, अगर हम बात करें सनलाइट का या सोलर का, तो सोलर एनर्जी ही एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इस पूरे अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी चल रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी पर डिपेंड है, और उस सोलर एनर्जी का 1% सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा लिविंग प्रोसेस है, एक ऐसा विटल प्रोसेस है जिसके वजह से बाकी सारे विटल प्रोसेसेस और लाइफ प्रोसेसेस हमारे कंटिन्यू हैं। अदरवाइज ये सारे लाइफ प्रोसेसेस, विटल प्रोसेसेस, इसेंशियल प्रोसेसेस जो भी कहें, ये सब नहीं हो पाएगा। क्यों? चूंकि हमारे पास लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी का कमी हो जाएगा। और इस एनर्जी देखिए कि 100% एनर्जी आ रहा है जिसका 1% सिर्फ हम लोग फोटोसिंथेसिस में यूज कर पाते, दैट मीन्स प्लांट के द्वारा यूज हो पाता है। तो इस तरह से 4 फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लेंगे फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट वेज को और रिएक्शंस को, लाइट एंड डार्क रिएक्शंस को। और फिर आप कमेंट कीजिए कि कहाँ आपको समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया, है ना। डार्क रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको केल्विन साइकिल पढ़ना होगा। वो एक कम्प्लेक्स साइकिल है, तो वो हम आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाएंगे। अगर उसके बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, तो हम उस पर वीडियो डाल देंगे केल्विन साइकिल पर। केल्विन साइकिल प्रॉपर्ली पूछा नहीं जाता है क्लास 10th लेवल में, कई सपोर्टिंग बुक में केल्विन साइकिल को समझाया गया शॉर्ट में। तो आप कमेंट करेंगे तो हम उस डार्क रिएक्शन में उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट में उसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे।